आप सभी का जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। हर रोज की तरह आज अपन बात करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग में। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, इसमें अपन बात करते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन की। बच्चा जब आपका बात करें इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन में जब बच्चा आता है कि आपके पास जब बच्चे का बर्थ होता है, उसके बाद आपको इनिशियली क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में चीजें देखनी है और क्या क्या चीजें आपको प्रेजेंट पाई जानी चाहिए ताकि आप उसको नॉर्मल बेबी बोल सके। तो उन सभी डेटा को या फिर उन सभी फैक्ट्स को ऐड किया हमने आज की क्लास में कि आप उन सबको पहचान के कैसे वहां तक उस बच्चे की केयर कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या फिर आपका बच्चा अब नॉर्मल है या फिर बच्चे को आगे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास आपको पता है हर रोज की तरह आज भी हमारी क्लास थ्योरी बेस्ड रहने वाली है। आपको एक छोटा सा मोटिवेशन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्या बोला मैंने? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ये मोटिवेशन बड़ा खास है। अपने जीवन में इसको अपनाइए, उतारिए और आगे रेगुलरिटी के साथ काम करिए ताकि आपको कहीं भी कोई ऐसा वेदकप नहीं चूज करना पड़े कि आपको अलग कोई रास्ता देखना पड़े। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते। जो आपका कंटेंट पढ़ा जाएगा आज वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं बोलूंगा उससे अच्छा तो लिखा हुआ है सब चीजें कि आपकी अभी लेटेस्ट जो आरआरबी की एग्जाम आने वाली है 28 को 29 से सॉरी। इसके अलावा आपकी राजस्थान एनएचएम की एग्जाम है और नॉर्सेट मेंस भी है। जिन बच्चों का नॉर्सेट प्री क्लियर हुआ है बहुत अच्छी बात है, और मेंस में अपनी जी जान सब लगा दीजिए ताकि आप लोग एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सके और आने वाली जो आपका नॉर्सेट 8 है उसके अंदर अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। ओके, बढ़े आगे। चलो मैंने आपको पहले बताया क्लास आपकी कैसी है, थ्योरी बेस्ड रहने वाली है। टॉपिक का नाम, एक मिनट, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम, पेन थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करिए, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन। मैंने इस टॉपिक में, क्योंकि आपको पता है टॉपिक बड़ा लेंथी है, इसमें से मैंने काफी सारी चीजें करवा दी हैं। जिसमें अपन ने सबसे पहले बात करी थी हेड की। किसकी बात करी थी? हेड की बात करी थी, जिसका नॉर्मल जो बात कर सकते हैं कितना 35 सेंटीमीटर टू और 37 सेंटीमीटर क्या था इसका हेड सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? हेड सरकमफ्रेंस की। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसलिए रिव्यू दे रहा हूं ताकि आप इसमें थोड़ा भटके नहीं कि सर कहां से क्या चीजें स्टार्ट कर दी। इसके बाद मैंने जो आपकी हेड के बाद इसमें जो हेड इंजरी पढ़ा दी थी, सॉरी बर्थ इंजरी पढ़ा दी थी, बर्थ इंजरी, और बर्थ इंजरी में मैंने आपको हेड इंजरी पढ़ा दी जो कि आपकी मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। इसके अलावा सर मैंने इसमें आपको पढ़ा दी नर्व इंजरी पढ़ा दी, नर्व इंजरी पढ़ा दी। तीसरी आपकी थी मसल इंजरी, और लास्ट वाली बोल सकते हैं आप फ्रैक्चर। क्या बोला मैंने? फ्रैक्चर। तो अपन ने इस टॉपिक में चीजें पढ़ ली थी। अपन ने जो अपन बात कर सकते हैं कि सर हमने हेड इंजरी पढ़ ली, क्या पढ़ ली? बिल्कुल। नर्व इंजरी पढ़ ली। हेड इंजरी में मैंने दो प्रकार की चीजें बताई आपको, सीफेलो हेमेटोमा और बात कर सकते हैं कपोट सक्सिडनम। दोनों मैंने आपको बता दी थी कैसे क्या, अलग से टॉपिक पढ़ा दिया इसका ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। नर्व इंजरी में मैंने भी इसमें पढ़ा दिया आपको, बोल सकते हैं बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी भी मैंने पढ़ा दिया। इसके अलावा बोल सकते हैं आप इसमें ब्रैकियल पाल्सी पढ़ा दिया, ब्रैकियल पाल्सी पढ़ा दिया। और ब्रैकियल पाल्सी मैंने दो चीजें और पढ़ा दी आपको। ब्रैकियल पाल्सी के सब टाइप है जो कि आपको ध्यान रखना है कौन कौन से।
एक आपका मैंने पढ़ा है इसमें अर पालसी, और दूसरा मैंने इसमें जो आपको पढ़ा है इसको बोलते हैं बोल सकते हैं कुलम्ब के पालसी। क्या नाम है? कुलम्ब के पालसी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? सर ये रिव्यू क्या दिया है? मैंने आपको हेड टू टो एग्जामिनेशन की बात करी थी, जिसमें अपन ने हेड की बातें कर ली हैं कि एट बर्थ पे ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे में हेड से कौन कौन से आपके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो अपन ने 4 प्रकार की डिजीज पढ़ी थी। ये अपन ने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो सकती है, जी हाँ। और जब भी बच्चे को फोर्सेप्स डिलीवरी से जब अपन रिमूव करते हैं, बच्चे को बाहर की तरफ पुल आउट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। मसल इंजरी यहां नहीं पढ़ेंगे, ये आपका पढ़ा जाएगा मस्कुलों में। कहां पे? मस्कुलों में। और फ्रैक्चर भी आपका कहां पढ़ा जाएगा? मस्कुलों में पढ़ा जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आई? तो अपन सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ेंगे, नर्व इंजरी और हेड इंजरी। ये मैंने आपको दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ा दिए। अब जो बात ये थी सर कि अपन ने जो बात करी थी इनिशियल में, सबसे पहले अपन ने हेड देख लिया, और हेड का मैंने आपको बताया कि 35 से और 37 सेंटीमीटर जो आपका हेड सरकमफ्रेंस देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, चलो। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है फिजिकल, इसमें रहने इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो अगला और क्या चीज आप चेक करेंगे इसके अंदर, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आज जो सेकंड बात करेंगे वो करेंगे अपन आई से। जी हाँ, बच्चे की आंख है, और आंख से आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप बोल सकते हैं कि बच्चे की आंखें नॉर्मल है या फिर बच्चे की आंखें अब नॉर्मल है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? एक 2 टर्म यूज होती है। एक तो आप बताओ, जो आपकी आई बॉल एब्सेंट होती है बच्चे की, उसको क्या बोला जाता है? एनोप्थोल्मिया बोला जाता है, जिसमें बच्चे की आई बॉल क्या होती है? आपकी एब्सेंट होती है। दूसरा नाम है एनिसोकॉर्निया। जो आपका कॉर्निया जो आपका होता है, यूनिक्वल पीपल पाई जाती है बच्चे के अंदर। जो आपकी साइज है वो क्या होती है? यूनिक्वल। एक छोटी एक बड़ी आंख देखने को मिलती है, जिसको बोल सकते हैं आप एनोसोमेनिया। ठीक है, सॉरी, एनेसोकॉर्निया। एनेसोकॉर्निया के अंदर आपको क्या मिलेगा कि बच्चे की जो आंखें दोनों वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगी। बात कर सकते हैं कि यूनी इक्वल पीपल देखने को मिलेंगी, और जो उसका साइज है, एक का छोटा मिलेगा और दूसरी का बड़ा देखने को मिलने वाला है। समझ में आया क्या? चलो बात करते हैं। थोड़े मच्छर है भाई, क्या करें, मच्छर खेलते खेलते आज कुछ ज्यादा ही मामला डापाचुक हो रहा है। घबराना नहीं है। एनाप्थोल्मिया क्या मतलब होता है? अब्सेंस ऑफ आई बॉल। जो आपकी आई बॉल होती है वो क्या होती है? इसमें एब्सेंस होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है एनिसोकॉर्निया। इससे क्या समझते हैं भाई? यूनी इक्वल आई। क्या होता है इसमें? जो आपकी दोनों आंखें हैं, बच्चे की जो दोनों आंखें हैं, वो क्या नहीं होंगी? एक जैसी नहीं मिलेंगी, यूनिक्वल, अलग अलग। जिसमें बोल सकते हैं बच्चे की क्या हो सकती है? साइज में फर्क पड़ेगा। एक आंख बच्चे की बड़ी हो सकती है और दूसरी आंख बच्चे की क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, तो जो अपन बच्चे का जब एट बर्थ पे बच्चे की जब चेक करेंगे आंखें, तो आंखों में क्या देखने को मिलना चाहिए? बताओ भाई, बताओ। छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आप समझ जाएं चीजों को। ये बच्चे क्या है? आंख है। नॉर्मल आंखें ऐसी होती है सबकी। ये बच्चे की आंख है। आंख के अंदर अपन ने ये यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? बताओ भाई। प्यूपल है। क्या है? प्यूपल है। ये इसके अंदर बोल सकते हैं लेंस है। ठीक है। आइरिस बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। समझ में आया क्या?
और जो ही आप इस पे लाइट डालेंगे, जो ही आपने आईएस पे क्या करी, लाइट को डाला, तो लाइट क्या होगी, रिएक्ट करेगी दोनों के साथ। यदि दोनों आंखों के दोनों आंखें लाइट के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, तो आप बोल सकते हैं इट इज ए नॉर्मल। क्या बोला मैंने, इट इज ए नॉर्मल। यदि बच्चे की आंखें दोनों आप लाइट के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, तो बच्चा कैसा है, अब नॉर्मल है। ठीक है, कैसा है, अब नॉर्मल, जिसको बोल सकते हैं एनिसोकोर्निया, कि दोनों के दोनों कॉर्निया है वो इक्वल नहीं है। क्या ये भी कंडीशन हो सकती है, हाँ जी। चलो, तो जो आपकी प्यूपल है, आप इस पे क्या करेंगे, चलो सर थोड़ा सा इसमें और समझाता हूं, तो कि आपको याद आए चीजें, बिल्कुल भी कंसेप्ट हाथ से नहीं निकले, ध्यान देना। पीपल इक्वल राउंड एंड रिएक्ट टू लाइट, पीपल इक्वल round and react the light। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, क्या इतनी बात समझ में आई क्या, कि जो बच्चे की आंखें दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और लाइट के साथ रिएक्ट भी करना चाहिए बच्चे की आंखें। क्या इतनी बात समझ में आई, एट बर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। I sound should be, I sound should be symmetrical or clear, symmetrical or clear। क्या समझते हैं इससे, आपने देखा होगा ये छोटे बच्चे होते हैं जो अपन एट बर्थ पे जो अर्ली नियोनेट आप मान सकते हैं, तो उन बच्चों की जो आंखें हैं वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। कहने का मतलब वो बिल्कुल भी एक जगह देख नहीं पाते, तो अलग अलग आपने देखा बच्चे ऐसे 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 देखते, छोटे छोटे बच्चे देखते ना, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो उनकी जो दोनों आंखें हैं वो बिल्कुल भी एक जगह टिक नहीं पाती है। अभी बोल सकते हैं दोनों की दोनों क्या नहीं कर सकती, जो अपना फोकस एडजस्ट नहीं कर पाती। समझ में क्या बात है। यदि कोई बच्चा है और आप उसमें चेक करना चाहते हैं कि बच्चे की आंखें सही है नहीं है, तो आपने क्या किया, साउंड दिया बच्चे को, कैसे, क्लिपिंग बजाई आपने, क्या करा, क्लिपिंग बजाई। तो जो ही क्लिपिंग बजाने के बाद हम देखा वो बच्चे से चिमकते हैं अचानक से, देखा ना, ऐसे अचानक से ऐसे कुछ बच्चों में देखने को मिलता है। तो क्या बोलते हैं घर वाले, अरे नहीं बच्चा डर गया, डरा नहीं है बच्चा, बच्चे की आंखें चेक करनी है, क्या बच्चे की आंखें साउंड के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या क्या बच्चे की जो आंखें हैं वो सिमेट्रिकल नॉट एसिमेट्रिकल, कि दोनों आंखें जो एक साथ क्या कर सकती हैं, क्लियर साउंड सुन पा रही है, क्या क्या क्लियर साउंड एनालिसिस कर पा रही है, क्या यदि कर पा रही है तो बच्चा क्या है, नॉर्मल है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या। इसके अंदर क्या आपका ब्लिंक रिफ्लेक्स होता है या नहीं होता है, बताओ मेरे को, लिख सकते हैं ब्लिंक रिफ्लेक्स प्रेजेंट। अरे आपने देखा होगा बच्चे ऐसे आंखें टमटमाते रहते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे का जो रिफ्लेक्स होता है ब्लिंकिंग, आंखें ब्लिंक करने का, तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है नहीं होता है, जी हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होता है। एक आपको छोटा सा और ध्यान रखना है, क्रॉस आई सीक्वेंट, क्रॉस आई सीक्वेंट ड्यू टू वीक, किसकी वजह से, ड्यू टू वीक एक्स्ट्रा ओकुलर, क्रॉस आई सीक्वेंट ड्यू टू वीक एक्स्ट्रा ओकुलर मसल इज कॉल्ड, मसल इज, क्या बोलेंगे भाई बताओ, क्या बोलेंगे इस मसल को, इसको बोलेंगे ट्रांजियस स्टेबिमस, क्या बोलेंगे, ट्रांजियस स्टेबिमस मसल बोला जाएगा। ठीक है, क्या लिख रखा है कि जो आपकी जो क्रेस, जो आपकी जो क्रॉस है दोनों आंखें वो क्या होनी चाहिए, सीक्वेंसली। यदि वीक देखने को मिले, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है, यदि उसके अंदर यदि उसका वीकनेस हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना, इसका नाम बोलते हैं ट्रांसिएंट स्टेबिमस,
ये आपका देखने को मिलने वाला है। क्या इतनी बात समझ आई? सर मच्छर बहुत ज्यादा है आज, थोड़ा क्या करूं, मैं भी खुद चकरा रहा हूं इन चीजों से, कहीं मलेरिया पलेरिया नहीं हो जाए। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ कि यदि बच्चे की जो आंखें दोनों इक्वल नहीं है, कई बार ऐसी कंडीशन में आता है कि बच्चे की दोनों आंखें क्रॉस नहीं कर पाती है, तो वो वाली जो कंडीशन होती है कितने टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाएगी? क्या ऐसी में क्या ऐसी कंडीशन में मेडिसिन देने की जरूरत है, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है? तो थोड़ा सा मुझे आप गाइड करें, बताओ भाई क्या सीन है, बताओ बताओ। बोल सकते हैं ये वाली चीजें आपकी डिसअपीयर कब हो जाएगी? डिसअपीयर विद इन 3 to 6 वीक। कब हो जाएगी? 3 से 6 वीक के अंदर आपकी क्या हो जाएगी? सॉरी, मंथ पे, वीक नहीं है, मंथ है ये। मंथ पे क्या हो जाएगी आपकी? चली जाएगी। ठीक है, डिसअपीयर हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो आगे चले। क्या लिखा एक बार वापस से देख लेना, तुम्हारे दिमाग के घोड़े बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखना क्या लिखा है। जो बच्चे की आंखें हैं, ये वाला लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो सिक्वेंटली क्या कर सकती है, वीक है, कोई भी वजह से वीक हो सकती है बच्चे की आंखें, दोनों आंखें इक्वल नहीं है। बात कर सकते हैं जो आंखें वो क्रॉस नहीं कर पाते, जैसे अपन देखते हैं आंखों को ऐसे क्रॉस करते हैं। अरे क्रॉस करना इसी को बोलते हैं कि दोनों आंखें एक साथ एक साइड जाए और दूसरी साइड भी दोनों आंखें एक साथ जाए। यदि किसी बच्चे की ये आंखें जो क्रॉस नहीं कर पा रही है, क्या हो सकता है कि जो आपकी एक मसल है, एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल है, वो क्या हो गई? वीक हो गई। क्या हो गई? वीक हो गई, जिसकी वजह से बच्चे अपनी आंखों क्या नहीं कर सकते? क्रॉस नहीं कर सकते। तो यदि ऐसी कंडीशन बच्चे में देखने को मिलती है, तो आप बता सकते हैं कि वो डिसअपीयर कब हो जाएगी? कब हो जाएगी डिसअपीयर? डिसअपीयर आपकी देखने को मिलेगी 3 से 6 महीने के अंदर। जो आपकी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? डिसअपीयर हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़े। यदि कोई छोटा बच्चा है कि आपने देखा होगा बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी आंख में इंफेक्शन वगैरह हो गया, क्या हो गया? इंफेक्शन वगैरह हो गया, तो कौन सा मोस्ट कॉमन कौन सा इंफेक्शन देखने को मिलता है? क्या बोलते हैं उस इंफेक्शन को? यदि तो आपका छोटा बच्चा है, उसकी आंखें अपने को बराबर मॉनिटर करनी है इनिशियल टाइम पे। यदि आपने नहीं की तो उसमें आपका ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन आपका इंफेक्शन है आंख का, जो कि बच्चे में देखने को मिलेगा। लिखे इसको, चलो लिख लो। मॉनिटर आई इंफेक्शन, लिख लेना भाई, मॉनिटर आई इंफेक्शन in newborn baby, in newborn क्या नाम भाई? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ये आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? किसकी वजह से होगा? क्लेम आइडिया जो आपका है उसकी वजह से बच्चे की आंख में इंफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक छोटी सी चीज बता के जा रहा हूं जो कि ध्यान रखना है। किसकी बात करेंगे? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की बात करता हूं। ऑप्थेल्मिया एक मिनट, थोड़ा कुछ नया यूनिक चेक करते हैं। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम की बात कर रहे हैं, समझो भाई क्या है ये? क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे की जो आंख का मोस्ट कॉमन आपका बात कर सकते हैं इंफेक्शन देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। होता किसकी वजह से है? तो पॉजिटिव एजेंट है क्लेम आइडिया। क्या है? पॉजिटिव, बोल सकते हैं कोज क्लेम आइडिया। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है। यदि एग्जाम में आपको यदि ये ऑप्शन मिले तो आपको फर्स्ट चॉइस इसी को करनी, ध्यान रखना। यदि एग्जाम में ये आपको मिले तो फर्स्ट चॉइस पे आपको इसी को करना है, और सेकंड चॉइस पे आपको गोनोरिया। किसको करना है? गोनोरिया करना है आपका सेकंड चॉइस पे। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अरे क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या बताया मैंने
कि बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन देखने को मिलेगा आई का, जिसका नाम है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ठीक है, यदि बच्चा इसमें किसकी वजह से, तो क्लेम आइडिया की वजह से होगा, और फर्स्ट चॉइस क्लेम आइडिया को, सेकंड चॉइस आपको गोनोरिया करके जाना है। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो थोड़ा आगे बढ़ते। इसी में एक आपका मिलता है बच्चे में रेड रिफ्लेक्स। क्या बोला मैंने? रेड रिफ्लेक्स। क्या समझते हैं रेड रिफ्लेक्स, एक बार मुझे बताइए क्या होता है, क्यों किया जाता है रेड रिफ्लेक्स, बच्चे में क्यों चेक किया जाता है बच्चे की आंख के लिए? बताओ भाई। एक जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि बच्चे की आंख के लिए स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है आपका, कैसा है? इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? नाम बता सकते हैं आप? इसका नाम है रेड रिफ्लेक्स। क्या लिखा मैंने? रेड रिफ्लेक्स। होता क्या है? एक इंपॉर्टेंट टूल है जो बच्चे का बात कर सकते हैं पोटेंशियल तरीके से। कैसे? जो आपकी डिटेक्ट करते हैं पोटेंशियल आई को, अब नॉर्मलिटी या अब नॉर्मल है, नॉर्मल है, इसको चेक करने के लिए आपका रेड रिफ्लेक्स यूज किया जाता है। किसमें? बच्चे को देखने में कि बच्चे का विजन पावर कैसा है, कि बच्चा देख पाता है या नहीं देख पाता। इसलिए आपका रेड रिफ्लेक्स नाम का जो एक टूल है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो अब इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना है कि जो इसमें मेनली अपना फोकस होता है रेटिना पे, कि जब भी आप क्या करते हैं इसमें आपका देखने को मिलेगा रेडिश ऑरेंज, आपका जो रिफ्लेक्शन मिलेगा जब भी लाइट के साथ उसको आप चेक करेंगे तो ये आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बोल सकते हैं कौन सा टेस्ट है? स्क्रीनिंग टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है साथियों। ठीक है, इसमें करते क्या है तो ध्यान देना। यूज टू डिटेक्ट पोटेंशियल आई abnormalities, पोटेंशियल आई abnormalities in vision problem, किसमें किया जाता है? साफ सुथरी लिख रखी है, जब बच्चे को दिखता नहीं है तो विजन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और अब नॉर्मल कंडीशन को पहचानने के लिए जो आपका टेस्ट किया जाता है इसको बोलते हैं रेड रिफ्लेक्स। इट इज ए रेडिश ऑरेंज, इसके अंदर पाया क्या जाता है वो थोड़ा ध्यान देना। कैसे आप कंफर्म बोलेंगे? इट इज ए रेडिश ऑरेंज। कैसा मिलेगा? रेडिश ऑरेंज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके साथ मिलेगा? लाइट के साथ आपका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है रेडिश कलर का। फ्रॉम द रेटिना ऑब्जर्व, फ्रॉम द रेटिना ऑब्जर्व when using ophthalmoscope, किस किसने देखा है? किस किसने देखा ऑप्थेल्मोस्कोप? बताओ भाई, किस किसने देखा ऑप्थेल्मोस्कोप? बताओ मुझे एक बार कमेंट करो। नहीं देखा तो दिखाने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई, क्या बोला मैंने? ऑप्थेल्मोस्कोप। ये है आपका, देखना भाई, ये वाला जो ऑप्थेल्मोस्कोप है जो कि आपके सामने है, ये अपन ने रख दिया और इसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं कि बच्चे की आई को चेक कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको इस डायग्राम की वजह से दिखाता हूं, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप अपन यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ पार्ट है इसके, अपने को पार्ट पे काम नहीं करना। अपना सिर्फ पर्पज क्या है? अपने को जो चेक करना है बच्चे के अंदर वो चेक करना है रेड, क्या करना है? रेड रिफ्लेक्स। किस लिए? रेड रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए।
क्यों दिक्कत आ रही है कि बच्चे की जो आंखें हैं उस जो विजन है, विजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो विजन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने जो यूज किया जिसका नाम आपका रेड रिफ्लेक्स रहने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़े। एक मिनट, वापस आओ। और क्या मिलेगा? क्या बच्चे को सुरमा काजल वगैरह लगाना चाहिए क्या? बताओ मुझे एक बात, बताओ बताओ। बोल सकते हैं नो सुरमा काजल फॉर न्यू बॉर्न बेबी आईज, नो सुरमा काजल फॉर न्यू बॉर्न बेबी आई। जी हाँ, आपने देखा होगा ये सब चीजें क्या करती हैं? वैक्स प्रोड्यूस करती हैं। आंखों में क्या हो जाएगा? वैक्स आ जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा? इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, बिकॉज इट कैन कॉज इरिटेशन एंड इन्फेक्शन। क्या करते हैं ये? बिकॉज इट कैन कॉज इरिटेशन एंड इन्फेक्शन। तो ध्यान रखना, छोटे बच्चे के अंदर बिल्कुल भी आपको काजल वगैरह, सुरमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ये आपकी इरिटेशन मतलब आंख ड्राई कर देगा बिल्कुल, और आंख ड्राई होने से बच्चे में क्या होगा? आंखों का कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, बच्चे में विजन की प्रॉब्लम आएगी, लेंस धुंधला हो जाएगा, और भी काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है नियोनेट के अंदर। दूसरा आपका इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। क्या होगा कि धीरे धीरे आपका आंखें जो आपका जहाँ पे नोज के पास यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे अपना वैक्स प्रोड्यूस करेगा, और धीरे धीरे वैक्स प्रोड्यूस करने से आंखें क्या हो जाएगी? चिपक जाएंगी, खुलेगी नहीं बराबर, और आंखों में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। आपको पता है कि आपका जो बैक्टीरिया है वो कहाँ ग्रोथ करता है? जो मॉइस्ट वाला एरिया था वहां पे ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे नमी रहेगी यहाँ पे, नमी रहने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, और उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलो एक और पढ़ लेते हैं इसी के साथ साथ। अपन ने आई के अंदर देख लिया सर आई में क्या प्रॉब्लम आएगी, बच्चे में क्या देखना है क्या नहीं देखना। अगला जो इनिशियल एग्जामिनेशन है उसमें अपन चेक करेंगे ईयर के अंदर कान। कान कितने होते हैं? नंबर ऑफ कान कितने होते हैं? ऐसा क्यों सुना है? तुम तो धड़ाधड़ चेप दो, बताओ भाई, बताओ बताओ। ईयर की बात करेंगे सर कि बच्चे का जब एट बर्थ हुआ आपने ईयर में क्या चीजें देखी? क्या आपने उसको नॉर्मल बेबी आइडेंटिफाई किया? क्या आपने उसमें के अंदर प्रेजेंटेशन देखा? क्या उसके जो कान है, कानों से क्या आपने उसको नहीं आपने उसके अंदर क्या चीजें देखी क्या नहीं देखी, वो बात करेंगे। अच्छा, जो आपका ईयर पिना है यदि वो क्या ऑब्सेंस हो जाए, क्या बोलते हैं उसको? एनाटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाटिया। एनाटिया किसको बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ ईयर पिना किसको बोलेंगे? ईयर पिना को बोलेंगे अनाटिया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब बात करते हैं कि सर इसमें देखा क्या जाता है। इसमें देखा क्या जाता है? तो इसमें अपन बच्चे का जो कान है उसको चेक किया जाता है, इसको बोलते हैं लो सेट ईयर चेक किया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आपका जहां से ये आंखें हैं तो आपका कान है वो आंखों से छोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ रहे? आपके ईयर पिना कहां गए? ईयर पिना नीचे आ गए, कान छोटा हो गया। किसकी वजह से? डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है। ठीक है, लो सेट ईयर जिसको बोलते हैं, क्लासिकल साइन है डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे का जो कान है, जो उसका बोल सकते हैं आंखों, जो उसकी बोल सकते हैं आंखों का एंगल है वहां से नीचे मिलेगा। बात करें स्मॉल साइज में मिलेगा। ठीक है, तो वो आएगी आप नॉर्मलिटी। नॉर्मल कान कहाँ होते हैं भैया? आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी आंखों के बराबर बिल्कुल इसी एंगल पे आपके कान पाए जाते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या? चलो अब बात करते हैं कि इसमें क्या देखने को मिलेगा। बोल सकते हैं ईयर शुड बी सिमेट्रिकल विद रिकॉइल पिन्ना। इसका क्या मतलब होता है? ईयर शुड बी सिमेट्रिकल ईयर पिना, सॉरी रिकॉइल ईयर पिना। क्या समझते हैं इससे भाई? बताओ मुझे एक बात, क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी ईयर पिना है, यदि आप किसी ने इस कान को मरोड़ दिया, आपने देखा होगा आपके टीचरों ने खूब मोड़े आपके कान,
आजकल मोड़ने से पंगा हो जाएगा। मोड़ने के बाद क्या वो अपनी अवस्था में वापस आ गया? क्या क्या बोला मैंने? अरे आपके मास्टरों ने कॉलेज स्कूल में क्या कर दिया, कान मरोड़ दिए थे। कानों क्या किया? ट्विस्ट कर दिया। घर पे आके कभी पता चला कि आज बच्चे कान मुड़े हुए? कैसे पता नहीं चला? क्योंकि उनमें रिकॉइल पावर होती है। क्या होती है? रिकॉइल पावर। जो आपके कान है उसके अंदर रिकॉइल पावर होती है। आप बोल सकते हैं ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। जी हाँ, यदि आपके कान किसी टीचर ने ऐसे मोड़ दिए, मोड़ने के बाद घर आए ऐसे मुड़े हुए आपको मिले, तो घर वाले दो चंटू तुम्हें लगाएंगे और बाकी जाके टीचरों को बोलेंगे आज हमारे बच्चे के आपने कान कैसे मोड़ दिए। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? यदि इसके अंदर जो ईयर पिना है उसके अंदर रिकॉइल पावर होती है तो आप बता सकते हैं ये नॉर्मल कंडीशन है। और क्या चेक करेंगे? हेयरिंग शुड बी असेस्ड बाय लुकिंग फॉर द ब्लिंक। हेयरिंग should be assessed by looking क्या करेंगे? असेस करेंगे लुकिंग फॉर ब्लिंक ऑन रेस्पॉन्स टू नॉइज, फॉर ब्लिंक ऑन रेस्पॉन्स टू नॉइस। इससे क्या समझते हैं कि जैसे भी आपने बच्चे को आपने कोई साउंड दिया, बच्चे को हेयरिंग किया, जो ये आपने सुनाया कुछ बच्चे को, उसने तुरंत अपने कानों क्या किया? उसने तुरंत अपना रेस्पॉन्स दिया, तो आप बोल सकते हैं बच्चे कान क्या है? नॉर्मल है। ठीक है। हेयरिंग कैन बी असेस्ड बाय, अब एक जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, बात करें एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा बच्चे का हेयरिंग टेस्ट किया जाता है। चलो, तो जब बताओ, जब आपकी जो ईयर है वो जो आपका ईयर है वो इमेजरी लाइन से क्या मिले? नीचे देखने को मिले। जैसे बोल सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझाता हूं कि जैसे ये एक बोल सकते हैं ये कान है। क्या है? कान है भाई, कान है, किडनी मत बना देना। क्या है? कान है। ठीक है, ये कान है। और दूसरा आपका ये कान है, ये कान है। दो क्या है? बच्चे कान है, सेम है, बोल सकते हैं सेम ईयर है। लेकिन यहां पे आपकी आंखें हैं। क्या बोला मैंने? यहां पे आपकी आंखें हैं। ठीक है, ये आपका नोज है। ठीक है, और ये आपका क्या रहने वाला है? माउथ रहने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? सर ये क्या बना दिया? बस आपको समझना है, जो आपकी इमेजरी लाइन है वो यहां से बनती है। कहां से बनती है? ध्यान देना। इमेजरी लाइन की बात करें तो यहां से जो आपकी इमेजरी लाइन है, ठीक है, तो ये जो आपकी ईयर पिन्ना है इमेजरी लाइन से नीचे देखने को मिले। बात करें आपके यहाँ पे मिले, कहां पे? ये आपका कान दूसरा है जो छोटा है, बहुत बोल सकते हैं कि इमेजरी लाइन से नीचे देखने को मिले ईयर पिन्ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं इसको बोलते हैं लो सेट ईयर। क्या बोलते हैं? लो सेट ईयर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? किस में मिलेगा? बोल सकते हैं क्लासिकल साइन। क्लासिकल साइन किसका भाई? डाउन सिंड्रोम का। किसका? डाउन सिंड्रोम का। इसमें होता क्या है तो आप बता सकते हैं, जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या? ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़े, चलो और सुनिए काम की बात। सर और बताइए, जो हमारी इंपॉर्टेंट बात बन सकती है, जो आप हियर बच्चे का हियर चेक करते कि उसमें सुनने की पावर कैसी है कैसी नहीं है, उसके लिए टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है बैरा टेस्ट। क्या नाम रहने वाला है? बैरा। बताओ भाई, किसके लिए? असेस द हियरिंग, कि बच्चा कहीं आपका गूंगा, सॉरी कहीं बच्चा आपका बहरा तो नहीं है। क्या बोला मैंने? बहरा तो नहीं है। तो यदि किसी बच्चे में बहरापन देखना हो तो उसके लिए आपका टेस्ट किया जाता है। इसका नाम है ब्रेन स्टीम इवॉक्ड। फुल नेम लिख लेना भाई इसका, ब्रेन स्टीम इवॉक। इवॉक नहीं है, इवॉक। ब्रेन स्टीम इवॉक्ड
ऑडियोनरी रेस्पॉन्स, ऑडियोनरी रेस्पॉन्स। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे ब्रेन को स्टिमुलेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्टिमुलेंट दिया जाता है, जिसकी वजह से अपन बच्चे को ऑडिटरी सुनने के अंदर अपन रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि बच्चे का जो सुनने की पावर कैसी है, हेयरिंग पावर कैसी है, क्या बच्चे ने हेयरिंग लॉस तो नहीं कर दिया। ठीक है सर, समझ में आया क्या? चलो, तो जो मोस्ट कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट बोल सकते हैं कि कंफर्मेटिव टेस्ट बोल सकते हैं। कंफर्मेटिव टेस्ट की बात करें तो भी आपको यही बता के जाना है, जिसका नाम है बेरा टेस्ट। इसमें होता क्या है? इसमें आपकी इंपल्स चेक की जाती है, नर्व कंडक्शन चेक किया जाता है। क्या कहता है? नर्व कंडक्शन। क्या करते हैं? नर्व कंडक्शन चेक करते हैं। और दूसरा आप बोल सकते हैं ब्रेन कंडक्शन एंड ब्रेन कंडक्शन। ये आपकी दो चीजें चेक की जाती है, ब्रेन की इंपल्स वगैरह, फिर बात कर सकते हैं नर्व की इंपल्स जो उसकी कंडक्शन पावर कैसी है वो उसकी चेक की जाती है बेरा टेस्ट के द्वारा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या आगे बढ़े? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या चलो बात समझ में आई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब भी बात आती है कि इसके बारे में बताती है कि बोन और कोक्लियर नर्व है, उसके बारे में आप ये थोड़ा बताती है। थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा एक टेस्ट और है जिसका नाम आपका ओटा ऑक्यूस्टिक इमेशन टेस्ट। जी हाँ, ये भी आपका एक टेस्ट है जिसको इसको भी हेयरिंग में चेक किया जाता है कि बच्चे की जो हेयरिंग पावर है उसको चेक करने में किया जाता है। लेकिन ये क्या करता है? ओनली आपका कोक्लियर रेस्पॉन्स बताता है, ओनली कोक्लियर। क्या करता है? कोक्लियर रेस्पॉन्स बताता है। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या ठीक है, आगे चलते। तो अपनी यहां तक बात हो गई सर। अब जो बात करेंगे, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? अपन ने आई पढ़ ली, आई के बाद अपन ने कान पढ़ लिए, कान के बाद अब पढ़ेंगे नोज कि सर नोज में क्या देखने को मिलेगा। बढ़े आगे, चलो बढ़ो। अगला जो है जिसको बोल सकते हैं नोज, कि बताओ भाई नोज में क्या देखने को मिलेगा आपको? बताओ नोज में क्या देखने को मिलेगा? बच्चे का नोज है, बच्चा पैदा हुआ है, तो आप कैसे फिजिकल असेसमेंट करेंगे, इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे कि बच्चे का नोज ठीक है या नहीं है? तो आपको बताना है कि जो फ्लैट जो बोल सकते हैं स्नीज वगैरह रिमूव करना है, ठीक है। और जो सेंट्रल फेस है उसके बीच में आपको चेक करना है कि बच्चे को डीएनएस वगैरह तो नहीं है, कि जो उसकी नाक है वो कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा बोल सकते हैं कि नेजल फ्लेयरिंग वगैरह भी चेक करनी है कि बच्चे में कोई नेजल फ्लेयरिंग तो पहले से नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या चलो इसको थोड़ा सा लिखते हैं भाषा के अंदर। शुड बी फ्लैट बोर्ड, कैसा होना चाहिए नोज? शुड बी फ्लैट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए। ब्रॉड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रॉड, ब्रॉड होना चाहिए। इसके अलावा बोल सकते हैं एंड स्नीज, एंड स्नीज क्या होना चाहिए? स्नीजिंग होना चाहिए। टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे। प्रेजेंट टू सेंटर टू ऑफिस, प्रेजेंट टू सेंटर ऑफ फेस, कि जो आपका नाक है कहां होना चाहिए? बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपका सेंटर में होना चाहिए। कहां के? फेस के, फेस के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका नाक यहां हो, आपका नाक ऊपर की तरफ हो, आपका नोज नीचे की तरफ हो, या फिर चिपटा हुआ नोज हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो लिख रखी है नॉर्मल फ्लैट होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। और स्नीज रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रेजेंट देखना है बच्चे में कि इसका जो नोज है सेंटर में प्रेजेंट है नहीं है। यदि है तो बच्चा नॉर्मल है। इसके अलावा और क्या चेक करेंगे तो आप बता सकते हैं असेस फॉर डीएनएस, असेस
फॉर डीएनएस क्या होता है भाई? बताओ बताओ, डीएनएस क्या होता है? करो कमेंट। डाइवेटेड नेजल सेप्टम, जो आपका जो नेजल सेप्टम है वह क्या हो गया? डाइवेटेड हो गया। क्या हो गया? डाइवेटेड हो गया। उसकी वजह से यदि बच्चे में है तो आगे कॉम्प्लिकेशन तो आएगा। यदि बड़ों में ऐसा डीएनएस की प्रॉब्लम होती तो उसमें कन्वर्ट होती है माइग्रेन में। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? किस में कन्वर्ट होती है? माइग्रेन के अंदर। क्या आया था? बात समझ में आई क्या? मैंने आपको बताया कि अपने को बच्चे में डीएनएस चेक करना है और डीएनएस बोल सकते हैं डाइवेटेड नेजल सेप्टम। क्या करते हैं कि नेजल सेप्टम है वो क्या होना चाहिए? आपकी डाइवेटेड नहीं होना चाहिए, हड्डी आपकी मुड़ी जुड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है। असेस फॉर द नेजल फ्लेयरिंग, और क्या चेक करते हैं? असेस फॉर द नेजल फ्लेयरिंग। क्या समझते हैं भाई? क्या समझते हैं नेजल फ्लेयरिंग से? बताओ रसगुल्लो, करो अपना दो जवाब। क्या पूछा है आपके मास्टर ने? एक बार मास्टर थोड़ा सा जल ग्रहण करता है, आप तब तक मुझे बताओ कि क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ जी, बताओ। आपके मास्टर ने जल ग्रहण कर लिया है। अब आपको यह बताना है कि नेजल फ्लेयरिंग क्यों चेक करते हैं अपन बच्चे में। क्या हो जाएगा? जी हाँ, बताओ बताओ। मैंने आपको डीएनएस के बारे में बता दिया कि जो बच्चे की नोज है वो कैसी होगी? डाइवेटेड होगी। नेजल सेप्टम, जो उसका सेप्टम वो क्या हो जाएगा? डाइवेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे आगे किस में बढ़ जाएगा? माइग्रेन में बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो। लेकिन नेजल फ्लेयरिंग का मतलब ये है कि उसके अंदर जो आपके फ्लेयरिंग्स वगैरह पाए जाते हैं वो उसके असेस करने, कहीं ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत तो रिजोल्व हो जाता है, लेकिन ज्यादा तो फिर वो उसमें बात कर सकते हैं, ऑपरेटिव वगैरह चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब जो एक आपका अगला जो है बोल सकते हैं माउथ। क्या बोला मैंने माउथ के बारे में? कि माउथ के बारे में पढ़ेंगे कि सर माउथ में क्या देखने को मिलेगा। चलो लिख लो जल्दी जल्दी भाई साथियों। क्या बोला मैंने? माउथ की बात करी है। बताओ भाई, बच्चे का मुंह। क्या बोला मैंने? बच्चे का फेस नहीं, माउथ की बात कर रही है कि माउथ में क्या देखने को मिलेगा। क्या बच्चे के लिप्स वगैरह, साइनोसिस वगैरह अपने को चेक करना है कि एट बर्थ में बच्चे के कोई साइनोसिस तो नहीं है। बात कर सकते हैं कोई लिप्स पे या माउथ पे कहीं पे। बच्चे के अंदर क्लैप्ट लेफ्ट और क्लैप्ट प्लेट तो नहीं है, ये भी अपने को चेक करना है एट बर्थ पे। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते, लिख लीजिए। असेस द, क्या चेक करना है? असेस द क्लैफ्ट लिप एंड क्लैफ्ट प्लेट। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? मैं आपको आगे पूरी डिजीज अच्छे से पढ़ाऊंगा कि क्लैफ्ट लिप क्या होती है, क्लैफ्ट प्लेट क्या होता है, पूरा टॉपिक आएगा अलग से, घबराना बिल्कुल नहीं है प्यारे। और सुनिए काम की बात, यदि यही पूछा जाए कि और क्या करना है, असेस फॉर द साइनोसिस माउथ फेस लिप्स। ठीक है, माउथ और लिप्स के अंदर अपने को क्या करना है? माउथ और लिप्स में क्या चेक करना है? साइनोसिस। क्या मतलब होता है भाई? कि बच्चे के माउथ में कोई पहले से बोल सकते हैं कि ऐसा कोई आपकी नर्व डैमेज तो नहीं हुई, कोई आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज तो नहीं हुई जिसकी वजह से ब्लू डिस्कलरेशन देखने को मिले बच्चे में। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो और सुनिए,
एक आपका होता है जिसको बोलते हैं एपिस्टिन पर्ल, दो वर्ड है, सुनना ध्यान से, जो कि काम के है। एक आपका है एपिस्टिन पर्ल। एपिस्टिन का मतलब, पर्ल का मतलब तो मोती होता है, एपिस्टिन का मतलब क्या होता है भाई, बताओ बताओ बताओ, क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। और डायग्राम से देखी हुई चीजें बच्चे भूलते ही बहुत कम है, समझ में आया क्या? एपिस्टिन पर्ल, एग्जाम में फोटो आती है, एपिस्टिन पर्ल, हाँ जी, ये देखने को मिलेगा। बच्चे का जो आपको कहीं मुंह दिख रहा है क्या, ये वाला देखना, आप बच्चे का फेस देखना। क्या हो गया भाई, ये नहीं देखना, अपने को सिर्फ ये देखना है। आपके सामने एक बच्चे की इमेज रखी है और आप बच्चे की इमेज में कुछ आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा देखना गौर से, थोड़ा गौर से देखना। आपको जो बच्चे का माउथ है, यहां पे आपको कुछ मोती जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, मोती जैसा दिख रहा है क्या? क्या बोला मैंने, मोती जैसा दिख रहा है क्या आपको, यहां पे दिख रहा है, समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं आपका एपिस्टिन पर्ल। समझ में आया? दो प्रकार की होती है, एक आपका होती है पैलेट्रल और दूसरा आपका होती है पेरिशूडल। कौन सी होती है? पेरिशूडल। समझ में आया क्या? पहला बोलते हैं पैलेटेड पर्ल, का मतलब होता है कि भी आपकी माउथ के अंदर पाई जाती है, कहां पे, माउथ के अंदर मोती पाए जाते हैं, मोती जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये आपकी चमकीली है, तो ये सारी चीजें पाई जाती है माउथ के अंदर। दूसरी बात कर सकते हैं जो कि आपका पाई जाती है पेनिस पे पाई जाती है, कहां पे, पेनिस की जो फोर स्किन है वहां पे आपकी पाई जाती है। इसके कलर की बात करें, व्हाइटिश येलो कलर की पाई जाने वाली लेयर है, जो कि बच्चे में एट बर्थ प्रेजेंट होती है, तो इट इज ए अबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। लेकिन आपको बताना इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये आपकी बात कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी। समझ में आया इतनी बात? चलो बात कर सकते हैं। समझ में आया क्या? बच्चे के मुंह में आपको सामने दिख रहा है, ये क्या है? इसको बोलते हैं एपिस्टिन पर्ल। क्या बात समझ में आई? और एपिस्टिन में पूछे तो आपको बताना है पैलेटेड, कौन सी, पैलेटियल, सॉरी कौन सी है, तो आपको बताना है पैलेटियल। एक मिनट, वहां बात करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। चले आगे, आगे चले क्या, चलो वापस आओ, अपनी जो थ्योरी है वहीं पे आ जाओ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, बिल्कुल भी समझा देते हैं। अपन ने बात करी कि ये सारी चीजें पाई जाती है माउथ के अंदर। एक वर्ड था जिसका नाम था एपिस्टिन, एपिस्टिन पर्ल, सुन लेना भाई। एपिस्टिन पर्ल, क्या समझते हैं इससे, क्या समझते हैं एपिस्टिन पर्ल से? एक बार मुझे थोड़ा सा बताइए। मैंने आपको बताया ये दो प्रकार की होती है, एक को जिसको बोला जाता है प्लेटियल पर्ल, प्लेटियल पर्ल, और दूसरा बोल सकते हैं आप जिसको बोलते हैं प्रीपिशुडल पर्ल। क्या बोलते हैं? प्रीपिशुडल पर्ल्स बोलते हैं, पर्ल नहीं, पर्ल बोलते हैं, पर्ल्स नहीं बोलते। प्रीप्रूसियल, 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 PRUCIAL, प्रीप्रूसियल पर्ल। मैंने आपको बताया ये कहां पाई जाती है, बता सकते हैं, माउथ के अंदर पाई जाती है, कहां पे, माउथ में, और ये आपकी पाई जाती है पेनिस पे पाई जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ये कहां पाई जाती है, पेनिस, पेनिस बोल सकते हैं, फोर स्क्रीन पे, कहां पे, फोर स्क्रीन पे पाई जाने वाली है, और ये आपकी माउथ पे बोल सकते हैं टंग पे पाई जाने वाली है। मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो सर, होती कैसी है, कैसी इसके अंदर क्या नेचर होता है, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। जब भी नेचर की बात करें इसकी कि कैसा नेचर है, तो आपकी स्मॉल कैसी होती है, छोटी छोटी, व्हाइटिश, येलोइश,
हल्की पीली, हल्की व्हाइट हो सकती है। सिस्ट दैट अपीयर, सिस्ट दैट अपीयर क्या मिलेगी? सिस्ट देखने को मिलेगी बाई प्लेट कॉल्ड, बाई कहां पे मिलेगी? जो आपका प्लेट है, जो प्लेट है, जो माउथ के अंदर जो अपर प्लेट, जो अपना हार्ड प्लेट है, वहां पे पाई जाएगी। ठीक है, प्लेटियल पर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? प्लेटियल पर। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो, पर्ल में भी प्रेजेंट। दूसरी जो अपन, ये तो आपकी थी कौन सी, ये कौन सी थी? बात कर सकते हैं, प्लेटियल पर्ल की बात करी है। किसकी बात करी है? समझना, जो मैंने प्लेटियल पर्ल है उसके बारे में बताया, कैसी पाई जाएगी? स्मॉल पाई जाएगी, व्हाइटिश इसका कलर होगा, थोड़ा येलो, इस प्रकार की सिस्ट पाई जाती है, जो कि आपके जो माउथ के अंदर प्लेट होता है वहां पे पाई जाएगी, टंग पे भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसको बोलेंगे प्लेटियल पर्ल। दूसरी जो अपन ने बात करी जिसका नाम था पेरिसुडल पल्स, कौन सी थी? पेरिसुडल पर्ल। सुना, दूसरा नाम क्या था? पेरिसुडल, पेरिसुडल पेरिप्यूसियल, सॉरी पेरिप्यूसियल। इसमें क्या होगा? पेरिप्यूसियल पर्ल में क्या होगा? तो मैंने आपको बताया, ये आपकी कहां पाई जाएगी? ये पाई जाने वाली है आपकी पेनिस पे। कहां पे पाई जाएगी प्यारे? पेनिस पे पाई जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इसको लिख सकते हैं अपन प्रेजेंट ऑन द, लिख लो भाई, प्रेजेंट ऑन द, प्रेजेंट ऑन द पेनिस। कहां पाई जाएगी? पेनिस पे पाई जाएगी, फोर स्किन पे। कहां पे? फोर स्किन पे। ठीक है, ये आपकी पाई जाने वाली, जिसको बोलते हैं पेरिप्यूसियल पर्ल बोला जाता है। क्या इतनी बात समझ आई? समझ में आया क्या? एपिस्टीन पर्ल के दो टाइप हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। एक तो आपकी माउथ के अंदर पाई जाती है, और दूसरी आपकी कहां पाई जाती है? पेनिस पे पाई जाती है। ठीक है, पेनिस एट द टिप ऑफ प्रिप्यूल। ठीक है, कहां पे? जो उसकी टिप होती है पेनिस की, वहां उसकी टिप पे पाई जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, तो आज के लिए अपन ने जो इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन ने माउथ तक की बातें कर ली है कि सर माउथ में अपने को क्या 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 देखने को मिला, क्या नहीं मिला, वो सारी अपने बातें कर ली है। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो क्लास को एंड करेंगे, और क्लास को एंड करते हैं जीडीसी साथ जुड़े आप, और अपना एक बेहतरीन कंटेंट के साथ काम करें, ताकि आने वाली हर एक एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सके, चाहे एग्जाम आपकी कोई भी क्यों ना हो। मैं आपको जो कंटेंट करवा रहा हूं, लेटेस्ट कंटेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और हर कंटेंट में आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बड़ा ही सातिर या फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। क्लास को एंड कर रहा हूं, आगे की बात करेंगे इसमें, और सर आगे क्या है वो सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा कि सर आगे और क्या है इसमें, और क्या क्या। तो माउथ के बाद अपन चेस्ट पे जाएंगे, चेस्ट के बाद पूरी बॉडी का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे। टॉपिक बड़ा लंबा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा चीजें। ठीक है, तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।